नमस्ते। आज 2 अक्टूबर है और आज हम अशोक वानखेड़े साहब के साथ हम लोगों ने जानबूझ के ये किया कि भई इसको 2 अक्टूबर के दिन बातचीत करें, क्योंकि किसी भी भारतीय के लिए ये पर्व जैसा वो है। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर का जो जन्मदिन है, वो एक हमारे लिए गर्व की बात है और कहीं पे भी जाइए, इस देश में जो लोकतंत्र आया, जो आज़ादी आई, जो मानव अधिकार हुए, जो बराबरी की बात हुई, अगर एक आदमी इन सबसे सबसे बड़ा खड़ा होता है, उसका नाम महात्मा गांधी। और अशोक भाई आज कुछ एक अजीब-सा एक ऐसा इत्तेफ़ाक है कि आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है, गांधी का जन्मदिन है और ये नियति का कुछ ऐसा विधान है कि उस विचारधारा के लोग जिन्होंने गांधी की हत्या की, उनका 100 साल हो रहा है। गांधी मर के भी इनको चैन नहीं लेने दे रहा है, ये तो चाहे विचारधारा तो छोड़ ही दीजिए, गांधी मर के आज इनकी और और ये पिछले 2 दिन से चल रहा है, वो मोदी जी सर्टिफ़िकेट बाँट रहे हैं कि कितना आज़ादी के आंदोलन में और आज जो भागवत जी ने बोला, मैं उसपे इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसपे हम सबको पता है कि कितना झूठ बोलने में जिन लोग पारंगत हैं, कन्फ्यूज़ करने में। लेकिन आज के भागवत जी के बयान से शुरू करते हैं, विदेश नीति और जेनज़ी की बात। इस पे अशोक भाई पहले एक टिप्पणी करिए, उसके बाद मेरे पास 2-4 और प्रश्न हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। विजयादशमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन वैसा देखा जाए तो अहंकार पर विजय पाने का है और वर्तमान में जो स्थिति है उनके लिए विजयादशमी समझना बहुत बड़ी बात है। और आज संयोग से महात्मा गांधी का जयंती भी है। महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आज उनका जयंती मनाते हैं पूरे देश। और महात्मा गांधी की जयंती ही अहंकार को समाप्त करना है। अहंकार को समाप्त कर जहां सूरज नहीं डूबता था, ऐसे साम्राज्य जो अंग्रेजों का था वहां उन्होंने अस्त करवा दिया। क्या था? कुछ नहीं, अहिंसा। और महात्मा गांधी में कभी भी एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं या कोई गर्व या अहंकार जो वर्तमान में कूट कूट के भरा हुआ है। दशहरे के दिन ही आज से 100 साल पहले हेगड़ेवार जी ने संघ की स्थापना की। अब संघ की 100 साल पूरे हो रहे, उस उपलक्ष्य में संघ का बड़ा आयोजन भी था। हर साल विजयादशमी को संघ का एक आयोजन होता है। एक अतिथि को बुलाते हैं, वो बात करते हैं और फिर संघ चालक बात करते हैं, सरसंघ चालक। और जब वो बात करते हैं तो वो पूरे साल भर के लिए एक दिशा निर्देश होता है स्वयं सेवकों के लिए। उसके पूर्व संध्या पर एक डाक टिकट, एक क्वाइन जो या रिलीज किया संघ के लिए। देखिए 100 साल हो गए उस संगठन ने, उनकी सरकारें हैं तो होती है, उसके लिए कोई किसी ने नहीं बोला। संघ 100 साल पूरा कर रहा है इसलिए लाल किले के प्राचीर से जब बोला मोदी जी ने संघ का महिमा मंडन किया, कोई किसी ने नहीं बोला। मोदी जी ने लेख लिखे मोहन भागवत पे, कोई कुछ नहीं बोला। आपने स्टैंप रिलीज किया, कोई कुछ नहीं बोला। आपने कुछ कर दिया, लेकिन आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि पूरा देश संघ पे टूट पड़ा। और मुझे लगता है ये जानबूझ के किया गया या कुछ किया गया, ये तो मुझे बड़ा डाउट आता है। उन्होंने कहा कि संघ के कई लोग जेल में गए थे और संघ के लोगों ने बहुत आजादी के आंदोलन। देखिए कई बार क्या होता है, झूठ जो है वो आप वो बोलिए जिसके आपको तथ्य प्रमाण कोई सामने नहीं रखी। उदाहरण के तौर पे वाल्मीकि ने रामायण लिखी और बेसिकली रामायण का रचयिता ही वाल्मीकि है। वाल्मीकि की रामायण पे ही बाकी सब तुलसीदास से लेके सबने रामायण लिखी और बड़े हो गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण लिखने के पहले लुटेरा था, डाकू था, वाल्या था। वाल्या का राम चरित्रमानस लिख के वाल्मीकि हो गया। तो वाल्मीकि लिखने की वजह से या रामायण लिखने की वजह से वाल्मीकि पूजे जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि भी कभी अपना अतीत नकारेंगे नहीं। संघ आज जो कुछ कर रहा होगा, संघ की विचारधारा बदली होगी, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन संघ का इतिहास क्या रहा, आजादी की लड़ाई में संघ ने अंग्रेजों का कैसे साथ दिया, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सब सामने है, आंखों के सामने। हाँ, हेगड़ेवार जी ने संघ स्थापन किया और हेगड़ेवार जेल गए, लेकिन तब संघ नहीं था। 1921 में हेगड़ेवार जेल गए, 2022 में छूटे। 1 साल जेल काटी उन्होंने, आजादी की लड़ाई की काटी, लेकिन वो कांग्रेस ही थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जेल काटी। जेल के अंदर ही दुर्भाग्य हो सौभाग्य हो तो वो तो समय बताएगा। उन्होंने सावरकर की कुछ किताबें पढ़ी और उनको लगा कि नहीं, हिंदुत्व के लिए काम करना पड़ेगा। वो बाहर आए, उन्होंने जाके पहले हिंदू महासभा ज्वाइन की। हेगड़ेवार जी तब हिंदू महासभा में थे जब सावरकर हिंदू महासभा का नेतृत्व कर रहे थे।
और हेगड़ेवार जी ने हिंदू महासभा इसलिए छोड़ी क्योंकि ये हिंदुओं के लिए कुछ करता नहीं, ये हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाला संगठन है। इसका मतलब सावरकर को सर्टिफिकेट उस जमाने में हेगड़ेवार ने जी दे दिया था जिस सावरकर को सर पे लेके नाच रहे आज के मूर्ख। उसके बाद उन्होंने कुछ जो लोग थे, जब वो कांग्रेस में थे, कोई परांजपे उनके साथ थे, जिनके अंडर वो काम किया, मुंजे उनके बचपन के दोस्त थे, सावरकर के एक भाई उनको साथ में ले लिया। ऐसे 5 लोगों ने मिलकर संघ की स्थापना की। और मैं आपको हंसी आएगी यदि मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये जो शब्द स्वयंसेवक है ये भी कांग्रेस से लिया हुआ है, क्योंकि उस जमाने में जब कांग्रेस में ये थे तब कांग्रेस में एक भारत स्वयंसेवक मंडल कांग्रेस की एक ब्रांच हुआ करती थी जो युवाओं को कांग्रेस को जोड़ती थी। और उस ब्रांच में आदरणीय जो आपके संस्थापक है, संस्थापक है हेगड़ेवार जी, वो वहां पे परांजपे के अंडर काम करते थे। तो स्वयंसेवक शब्द भी ये कांग्रेस के ही एक इससे लिया हुआ है। तो उन्होंने स्थापन करने के बाद उन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, उन्होंने तिरंगे को नहीं माना। सालों तिरंगे, अभी अभी तिरंगा फहराने लगे, इसके पहले तिरंगा नहीं माना, संविधान नहीं माना, अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो संस्थानिकों को बोला कि तुम भारत में विलीन मत हो जाओ। बहुत सारे काम उन्होंने किए, वो डॉक्यूमेंटेड है। हम वर्तमान में नहीं जाते, पूरा देश 100 साल होने पे चुप्पी साधे हुए था, आप सेलिब्रेशन करो। लेकिन पूरा देश, सारा विपक्ष टूट पड़ा प्रधानमंत्री के उस वाक्य पे कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में जेल गए, इन्होंने जानबूझ के गालियां दिलवाई संघ को, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद आज संघ चालक का भाषण हुआ। संघ चालक ने आजादी की लड़ाई में संघ का कोई कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। वो वर्तमान में बोल रहे थे। 2 बातें उन्होंने की जो मुझे रेखांकित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो संघ के खिलाफ लोगों को गालियां दिलवाई सारे विपक्ष से, उसका उन्होंने ब्याज के सहित वापस कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहलगाम में हमने देख लिया हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, कौन मित्र कौन शत्रु, ये पहलगाम के बाद संकट के समय सब पता पड़ गया। अभी हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसके मायने पूर्ण रूप से विदेश नीति अपनी फेल हुई। लेकिन मोहन भागवत की इस वक्तव्य को मैं जरा इतिहास पे भी तोलना चाहता हूं। ये वही भारत देश है, और तब आज जो भारत सक्षम है उससे भी कम सक्षम या अक्षम था जब इंदिरा जी और जवाहर या शास्त्री जी के समय युद्ध हुए थे। शास्त्री जी के समय पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इंदिरा जी के समय पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश का निर्माण किया। उसके बाद कारगिल हुआ, एक मिनी युद्ध समझते हैं। ये सारे युद्ध हुए, लेकिन कभी भारत अलग थलग नहीं था। जब बुरा समय था, भारत कमजोर था, तब भी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के हम अमेरिका से टक्कर ले रहे थे और विश्व हमारे साथ था। क्या कारण था? और आज कोई नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपने किया हुआ विदेश नीति में बदलाव। आप सत्ता में आते हैं, कई लोग सत्ता में आए, सत्ता से बाहर गए, लेकिन आर्थिक नीति और विदेश नीति ये बदलने के पहले 10 बार सोचती है कोई भी सरकार, क्योंकि उससे कई साल बर्बाद हो जाते हैं। आपने पूरी विदेश नीति बदल दी, आपने रशिया से हाथ निकाल लिया और आप पूर्ण रूप से दोस्त बन गए अमेरिका के। उस अमेरिका से अमेरिका के दोस्त बन गए जो किसी का दोस्त नहीं। अमेरिका सिर्फ अपना दोस्त है। और ये टाइम एंड अगेन अब हमने देख लिया। जिस अमेरिका के साथ पाकिस्तान था, उसी पाकिस्तान को ओबामा जब आए भारत, तो भारत के पार्लियामेंट में भाषण देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को टोका था कि आपके यहाँ आतंकी जो हम आप शिविर चला रहे वो बंद करिए। लेकिन क्या हुआ? मोदी जी ने अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में पूरे देश की विदेश नीति गर्द कर दी, और आज एक हमला हुआ भारत पे, और उस हमले का हमने जवाब दिया, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। उस ऑपरेशन सिंदूर में एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, एक देश। इसके मायने क्या है? हम टोटल फेल्योर है विदेश नीति में। उन्होंने कहा, संघ चालक जी ने लिपापोती करने के चक्कर में, कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए संरक्षण के मामले में।
आज के डेट में कोई देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। चीन भी आत्मनिर्भर नहीं है, रशिया भी आत्मनिर्भर नहीं है, अमेरिका भी आत्मनिर्भर नहीं है, जापान जर्मनी भी आत्मनिर्भर नहीं है। विश्व एक ग्लोबल विलेज हो चुका है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो बल्क ड्रग हमको चाइना से लेने पड़ते। चाइना के साथ युद्ध की स्थिति होते हुए भी हम ड्रग का बल्क ड्रग जो मेडिसिन के लिए आता है उसको रोक नहीं पाए। आज चाइना कई देशों की मजबूरी हो गया है, क्योंकि चाइना ने औद्योगिक क्रांति की। चाइना इंडस्ट्रीज खड़ा करता रहा, चाइना अपने यहां रोजगार पैदा करता रहा, और हम कावड़ यात्रा पे फूल बरसाते रहे, मंदिर बनाते रहे, कॉरिडोर बनाते रहे, लेकिन हमने कभी इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया। आत्मनिर्भर नहीं होता है। यदि आत्मनिर्भर हुआ है भारत तो झूठ बोलने में हुआ है। 2014 के बाद झूठ बोलने की जो आत्मनिर्भरता हमारे नेताओं ने अर्जित की है, उसकी कोई सानी नहीं है सर। इतिहास में ऐसा झूठ बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बात मनवा कर वो लगातार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले आपको विश्व समझना होगा। मैं तुलना नहीं करना चाहता। राहुल गांधी विदेश है, अमेरिका में ही है, अमेरिका के कुछ देशों में, राज्यों में, देशों में घूम रहे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। वहां उन्होंने कहा, उन्हें एक सवाल पूछा गया कि क्या विश्व गुरु मतलब यू कैन लीड द वर्ल्ड। उसने कहा कि यस, इंडिया हैज अ कैपेसिटी टू लीड द वर्ल्ड, बट वी शुड नो द रीजन फर्स्ट। हमारे घर में हम ही मुखिया के तौर पे पहले मान लिया जाए तो हम मोहल्ले का नेतृत्व करेंगे, वहां मान लिया जाए तो हम गांव का नेतृत्व, तहसील का नेतृत्व, जिले का नेतृत्व करके हम सांसद बनेंगे। लेकिन आपके घर में आपकी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, भाई नहीं सुनता, आपको लताड़ते रहते हैं, और आप सांसद बनने की बात करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आज कौन सा रीजनल बैलेंस में देखे तो कौन सा हमारे साथ है? क्या बांग्लादेश हमारे साथ है? क्या नेपाल हमारे साथ है? क्या बारबार हमारे साथ है? क्या म्यांमार हमारे साथ है? क्या चीन की तो बात छोड़िए, वियतनाम हमारे साथ है? कौन हमारे साथ है? और जब पाकिस्तान आक्रांत है, इसके बावजूद विश्व पाकिस्तान के कई देश पाकिस्तान के साथ खुल के आ गए। मतलब पाकिस्तान जैसे गए गुजरे देश की भी विदेश नीति हमारे से अच्छी है। मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य को यदि ठीक से समझे तो इन्होंने अपनी विदेश नीति पहले ठीक से कर लेनी चाहिए। ये जो आदमी पक्कूपड़ पता नहीं कहां से ये आईएफएस सर्विस पास किया है, जयशंकर, पहले इससे निजात पाने की जरूरत है। कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी को वहां रखना होगा। वो एक बात की। दूसरी बात उन्होंने की जेन जी के बारे में, और वो बहुत बड़ी बात की सर। अशोक भाई, मैं बीच में आधा एक सेकंड आपसे एक रिएक्शन और ले लूं। ये दर्शकों को याद दिला दूं कि इस देश में जॉर्ज बुश, जब वो आए और वो 20 जनवरी 1979 1989 में वो प्रेसिडेंट बने, 4 साल का टर्म था। उस देश में, हिंदुस्तान में 4 प्राइम मिनिस्टर आए, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव। और मैं दर्शकों को याद इसलिए दिला रहा हूं कि जो हम बोल रहे हैं गूगल करके देख लें। जॉर्ज बुश सीनियर ने हिंदुस्तान को धमकी दी ट्रेड टैरिफ लगाने की, और राजीव गांधी ने जवाब दिया कि हम तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम किसी फोरम पे नहीं मिलेंगे। और ये बात को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, उसी चेंज हुई, कोलिशन गवर्नमेंट थी, मुश्किल सरकार थी, लेकिन इस बात को कायम रखा कि नहीं, अगर हमें धमकी दे रहे हो तब नहीं। चंद्रशेखर, हमें सोना गिरवी रखना पड़ा, नहीं ईल्ड किए। नरसिम्हा राव, चौथा प्राइम मिनिस्टर उनके टर्म में, नहीं ईल्ड किया, और उनको ट्रेड टैरिफ अपना टर्म पूरा होने से पहले वापस उस धमकी को लेना पड़ा, और घुटनों पे हमने अमेरिका को ले आए। मैं इस पे इसलिए टिप्पणी चाह रहा हूं, आज ऐसी कौन सी वजह है? 2 टाइम की फुल टर्म सरकार, मालूम नहीं आज मुझे आत्म अच्छा याद किया, दिल है आपने मुझे। आज मोहन भागवत जी कहते कि आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। मोहन भागवत जी को सवाल है, जो आत्मनिर्भर बने उनका क्या? ये देश अनाज के लिए अमेरिका जाता था, अमेरिका के गेहूं से हमारी रोटी चलती थी। आज ये देश को अनाज का भंडार बना दिया मेरे किसानों ने। आज किसानों ने इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आनंद जी, आप अमेरिका में हैं, यहां रोज 5-5, 10-10 किसान अकेले मराठवाड़े में आत्महत्या कर रहे हैं। रोज 3 महीने में 700 से ज्यादा आंकड़ा अकेला विदर्भ में है।
पानी पानी, पूरा खेत पानी के नीचे है। फरसा पूरी खरीफ बिगड़ गया और रबी होगा कि नहीं पता नहीं। और सरकार अभी तक कुछ दिवाली बनाइए, अच्छी दिवाली बनाइए, अरे लोग खाने के लाले पड़े हैं। जो आत्मनिर्भर है उनको आपने भगवान के भरोसे छोड़ा है। उद्योग आत्मनिर्भर होने नहीं देते आप, क्योंकि आपकी राजनीति चली हुई है। एक अडानी अंबानी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपने पूरे उद्योग विश्व को नेस्तनाबूद कर दिया है। मेरा देश, एक मेरा टाटा और महिंद्रा वर्ल्ड के किसी भी कंपनी को आज टक्कर दे सकता है ऑटोमोबाइल में, लेकिन एलन मस्क की गाड़ी झीलों पे आ जाएगी हमारे यहां, तो मेरे लोग कहां जाएंगे? आज वो किसान जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया, आपने कपास पे 11% ड्यूटी खत्म करके कपास खोल दिया, आज कपास का किसान मर गया। सोयाबीन तेल इंपोर्ट करके आपने सोयाबीन खत्म कर दिया, आज सोयाबीन का किसान मर गया। आने वाले समय में आप मक्का भी खोलोगे। आप झूठ बोलते हैं, आपने आत्मनिर्भरता झूठ पे की है। आपने कहा मैं किसानों को चाहे व्यक्तिगत व्यक्तिगत मुझे नुकसान उठाना पड़े, मैं इस देश के किसानों का नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन आज कपास भी आ गया, सोयाबीन भी आ गया, मक्का भी आएगा, मेरा किसान बचेगा कहां? झटके मैंने आप हलाल करके मार रहे धीरे धीरे किसानों को, और आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या हुआ कारगिल के उसके पहले जब पोखरान किया तो सैंक्शंस लगे, अटल जी ढक मग नहीं हुए। अटल जी भी आपके जैसे पूर्ण रूप से पूर्ण सरकार नहीं चला रहे थे, अटल जी की भी मिली मिली सरकार थी, लेकिन अटल जी का नेतृत्व था जिन्होंने भारत की अस्मिता को नहीं झुकने दिया। आप भारत की अस्मिता को रोज बेच रहे हो दूसरे को पैरों में, और कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो। जो आत्मनिर्भर बने उनका क्या, ये तो देखिए, क्योंकि आपने झूठ बोलने में और झांसा देने में आत्मनिर्भरता हासिल की। अब आते हैं जेनजी पे। मोहन भागवत जी ने कहा कि आज हमारे आसपास क्या देख रहे हैं हम? नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया उसके पीछे। क्यों होता है जेनजी? उन्होंने कहा जेनजी इसलिए होता है, जनरेशन जेड क्यों होता है, क्यों आंदोलित है वो लोग? क्योंकि प्रशासन की लोगों से दूरियां बढ़ गई, लोगों से दूर हटा सत्ताधीश। लोगों को जो चाहिए उनके उनके प्रश्नों से आप दूर हटे हैं, लोगों की आकांक्षाओं से आप दूर हटे हैं। जब लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं से आप दूर हटेंगे तो लोग आंदोलित होंगे। जनजी का आंदोलन ये नाकारा सरकारों के खिलाफ है, ना कि किसी तीसरे आजादी के लिए है। यदि आज हमारे यहां आंदोलन हुआ, लेह लद्दाख में आंदोलन हुआ, और आश्चर्य की बात है आनंद जी, जो शब्द मोहन भागवत जी ने कहे वही शब्द वहां वांगचुक ने कहे थे, सोनम वांगचुक ने कहे थे। उन्होंने कहा मोहन भागवत जी ने, आप आंदोलन करिए लेकिन हिंसा मत करिए, हिंसा के जरिए कुछ नहीं हासिल होता है। वही वांगचुक कहते हैं, हिंसा होगी, गोलियां चलेगी तो आप बेवजह मारे जाएंगे, मत करिए हिंसा। हमें अहिंसात्मक आंदोलन करना है, शांति स्वरूप आंदोलन करना है। लेकिन जेन जी और शांति स्वरूप आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के नाम पे उनके ऊपर एनएसए लगा के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उनको सीधा जोधपुर के जेल में ठूस दिया। वही शब्द आज मोहन भागवत ने कहे हैं, क्या वर्तमान सरकार मोहन भागवत को जेल ठूस देगी? मोहन भागवत जी ने एक बात और कही जैन जी के बारे में, ये युवाओं की अपेक्षा का भंग होता है तो क्या चाहता? क्या लेह लद्दाख ने कोई ऐसी चीज मांगी थी जो देश नहीं दे सकता था? जो वादे आपने किए थे उसको याद दिलाया था। आपने वादा किया था कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, आपने वादा किया था उनको शेड्यूल 6 में जगह मिलेगी ताकि कुछ विशेष अधिकार मिले अपनी संस्कृति बचाने के लिए। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। वहां के सांसद आपको पत्र लिखते रहे, वहां के लोग आपको पत्र लिखते रहे कि साहब चाइना ने नो मैंस लैंड पे कब्जा कर लिया है और भारत भूमि को नो मैंस लैंड बनाने जा रहा है जो हमारी गोचर की जमीन है। सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। शांतिपूर्वक तरीके से वो आंदोलन करते रहे, 1 साल से मांगते रहे, कोई नहीं बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। वो लेह लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करते हुए आए, फिर भी सरकार के कान पे कुछ नहीं देख गया।
सरकार बहरी हो चुकी है, उन्हें सिर्फ बंदूक की आवाज से उनकी नींद खुलती है। उसके बाद अनशनकारी लोग 15 दिन का अनशन कर रहे थे, उसमें से 2 लोग सीरियस हो गए, एडमिट हो गए। युवाओं को लगा कि ऐसे अनशन करके मरने से बजाय आंदोलन करना चाहिए, तेज आंदोलन करना चाहिए, और आंदोलन उग्र हुआ। यदि यह आंदोलन उग्र हुआ लेह का, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ना कि वाकचुक। जेल में किसी और को जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान से संबंध, क्या संबंध है पाकिस्तान से? डॉन अखबार के फंक्शन में गए जो यूनाइटेड नेशंस ने किया था, उसमें गए तो आप पाकिस्तान से संबंध बताते हैं। प्रधानमंत्री तो बिना बुलाए चले गए थे बिरयानी खाने, या जो भी पुलाव खाने, जो भी कहो, बिना बुलाए चले गए थे। उन्हें क्या कहेंगे आप कहे तो सदाचार, दूसरा कहे तो व्यभिचार। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? और इसीलिए उसके बाद उत्तराखंड में हुआ जेएनजी। क्यों हुआ जेएनजी उत्तराखंड में? इसलिए कि पेपर लीक होने की कोई लिमिट है। सालों साल 20 साल का लड़का पेपर देता है, उसकी उम्र 28 साल हो गई, हर साल पेपर देता है, पेपर लीक होता है। कब तक चलेगा ये? लोग आंदोलित हो गए। कर्नाटक में जेएनजी खड़ा हो गया, आपने इतनी नौकरियां बोली थी, क्यों नहीं दी? सवाल पूछेंगे सर। आप यदि उनको प्रॉमिस करोगे, आप उनको वादे करेंगे, आप उनको लॉलीपॉप देके यदि उनसे मतदान लोगे, आप अपनी जय जयकार करोगे, तो जिसकी जय जयकार की उसको पूछते हैं। यहां तो लोग भगवान से लड़ते हैं। हमारा सनातन धर्म हमको भगवान से भी लड़ने का अधिकार देता है। यदि लेकिन मेरे पास बुरा समय आ गया, मैं भगवान पे जाके लड़ता हूं, खूब लड़ता हूं भगवान से। और हमारे यहाँ दीवार के पिक्चर में तो एक पूरा मोनोलॉग है अमिताभ बच्चन का, कि जो भगवान से लड़ते हैं कि मेरी माँ क्यों तेरी रोज पूजा करती है और आज बीमार क्यों है। जहां हमें भगवान का अधिकार, लड़ने का अधिकार है, मेरा धर्म मुझे देता है, मेरी आस्था मुझे देती है। आप ऐसे कौन से भगवान के ऊपर हो गए कि आपको मैं सवाल नहीं पूछ सकता, और सवाल पूछने पे गोलियां चलाते हैं? तो जैन जी इसलिए होता है कि आप नाकारा है, अकार्यक्षम है आप। यू आर अ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, सो पीपल आर इरिटेटिंग, नथिंग न्यू। ये आज मोहन भागवत ने कह दिया। अब मैं देखता हूं ये मोहन भागवत को जेल में डालते हैं, क्या करेंगे? सरकार को आईना दिखा दिया, लेकिन सरकार जो आईना के नाम पे अपने ही एक अच्छे फोटो के सामने खड़ा हो जाता है, अपने ही फोटो को देख के अपना वर्तमान चेहरा याद करता है, उसको लगता है मैं ऐसे ही दिखता हूं। ऐसे मूर्खों को कहां सुधारा जा सकता है? और फिर संघ, संघ जो बोले आज मोहन भागवत जी, क्या वो अपने शब्दों पे टिके रहेंगे? कई बार क्या होता है, अपन बोलते हैं ना सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बदलता है। तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी के साथ रह रहे के मोहन भागवत जी भी कंफ्यूज गए हैं। 100 साल के उपलब्धि में जो वो सीरीज कर रहे हैं भाषण की, वो दिल्ली में भाषण हुए उनके। उन्हें सवाल जवाब में उन्होंने पूछा कि भाई राम मंदिर तक संघ साथ था, जहां तक काशी का और मथुरा का सवाल है, ये संघ का एजेंडा नहीं है, लेकिन स्वयं सेवक चाहे तो भाग ले सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ? भाई पड़ोस से झगड़ा करने मैं निकलूंगा नहीं घर से, लेकिन मेरा लड़का जा सकता है लट लेके, उसके हाथ में मैं तलवार भी दे रहा हूं, वो चीर के आ सकता है। ये कौन सा संघ है भाई? 100 साल में संघ इतना बदल गया क्या? संघ था वो, एक बार संघ चालक के मुंह से आदेश निकल गया, उसका पालन आखिरी स्वयंसेवक करता था, वो संघ था। संघ का हाफ पैंट जाके फुल पैंट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? संघ की विचारधारा इतनी डायल्यूट हो गई कि सरल संघ चालक और संघ का एजेंडा नहीं हो तो भी स्वयंसेवक उसमें चला जाता है। ये कंफ्यूजन का जो स्टेटमेंट है, ये उन्होंने, लगता है मुझे, मोदी से उनको वो बाधा हुई है, कंफ्यूजन। कई बातें उन्होंने की, आप बताइए। वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से आपको लड़ना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बताइए कौन सा लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र के नाम पे शांतिपूर्वक आंदोलन मणिपुर में नहीं हुआ था? शांतिपूर्वक आंदोलन पे गोलियां चलेगी तो अहिंसक होगा। क्या लेह में 1 साल तक शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं चला था? क्या मेरे किसानों का 2 साल तक आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं था? 700 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए शहीद हुए क्या? जब ऐसी बेदिल सरकार हो तो उनसे कैसा लड़ा जाए, और किस लोकतांत्रिक तरीके से, जब लोकतंत्र ही हाईजैक होता है। यहाँ चोरी की सरकारें हैं, मत चोरी करके बैठी हुई सरकारें हैं।
उन सरकारों में लोकतंत्र में जिन्होंने लोकतंत्र की आत्मा ही मार दी चुनाव आयोग को कब्जे में करके, उनसे लोकतंत्र की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? फूटे घड़े में कितना भी पानी डालने से पानी रुकेगा नहीं आनंद जी, जी। मैं अशोक भाई पानी तो जी, बहता रहेगा। जी। अशोक भाई एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स इसलिए क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिहार का क्योंकि इलेक्शन की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि बिहार का इलेक्शन इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय। बिहार में वो फिर पीके वाला पुराना 2024 के पीके साहब आ गए हैं। पीके, 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 पीके दिखाई दे रहा है। सर्वे में आ रहा है कि पीके साहब बहुत अच्छी सीट लड़ेंगे और तीसरी ताकत बन जाएँगे और कितने 100 के ऊपर एमएलए मालूम नहीं अनाप-शनाप। ये वही देखिए फिर से उसी पुरानी पिक्चर को फिर से चलाया जा रहा है, 2024 में चलाने की कोशिश की गई थी। अब वहाँ पे है कि वो ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी कि ये सब जो बीजेपी करती है, अब शायद लोग समझ गए हैं। मैं बहुत बहुत संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, पीके 2024 में, पीके 2025 में वही करने जा रहे हैं जो बीजेपी ने चिराग पासवान से 2019 में करवाया था। पार्टी खड़ी करके जनता दल यूनाइटेड के निपटवाया था। इस बार पीके का भूत खड़ा करके उनको लगा आरजेडी और कांग्रेस को डेंट होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदते उसमें आप खुद ही गिर जाते हो। पीके प्रशांत कुमार, ये पीके नहीं है, ये पीके पी है, जी। प्रशांत कुमार पांडे। पांडे जी। ठीक है, अब वो पंडित जी जो है, उनके अपील पे सारे पंडित इकट्ठा हो गए और वो पीके पीके बोलने लगे। सारे पंडित पीके पीके के साथ इकट्ठा होने से अब चिंता की रेखाएं बीजेपी के माथे पे आ गई। पीके यदि इस इलेक्शन में 2-2.5% वोट ले भी लेगा तो वो पंडितों का होगा जो बीजेपी का होगा। तो बीजेपी अब परेशान हो रही है पीके से। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। रही बात सर्वे की, तो आप मुझे बता दीजिए, आनंद वर्धन सिंह पार्टी या आनंद अशोक पार्टी, ये पार्टी का नाम दर्शकों ने सुना नहीं होगा, लेकिन मुझे आप 8 दिन का समय दे दीजिए, एक सर्वे आएगा जिसमें आनंद अशोक पार्टी कम से कम 70 सीटों पे आएगी, ऐसा मैं लिखवा सकता हूं। कुछ पैसे ही खर्चे करने होंगे। ये और आप सर घुचाते हुए देख लेना कि आनंद अशोक पार्टी कौन सी यार, ये कब हुई? मतलब इनका तो नाम भी नहीं सुना था और 70 सीटें लेके जा रही, क्या क्रांतिकारी है। फिर उसको और लिफाफे बांटो तो फिर चैनल पे डिस्कशन होने शुरू कर देंगे। देखिए, अशोक वानखेड़े बोलते अच्छे हैं, आपने तो सुना है उनको, उनका एक अपील है। और अशोक वानखेड़े को पॉलिटिकल बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जानते नहीं थे, पॉलिटिकल खेल कैसा करना। उसमें आनंद जी माहिर है। आनंद जी पहले कितने कितने जॉर्ज फर्नांडिस के तमाम लोगों के साथ रह चुके हैं। तो ये दोनों का जो कॉकटेल है, ये तय करेगा बिहार का। मतलब मैं आपको पूरा डिस्कशन आधे घंटे का सुना सकता हूं। आनंद अशोक पार्टी, एएपी, ये नई आप होगी। तो ऐसे सर्वे का क्या करना सर? जो सर्वे हर चुनाव में मुंह पे गिरे हैं, जो एग्जिट पोल हर चुनाव में मुंह पे गिरे हैं। हाँ, पीके 2-2.5% वोट उठाएगा, ब्राह्मणों का सवर्णों का वोट उठाएगा, तो हमारे पंडित जी सवर्णों का वोट उठाएंगे, उसमें बीजेपी तकलीफ में आएगी। और यही अभी एक सर्वे जरूर ऐसे कंपनी का आया जो अखबारों के लिए नहीं करता, जो चैनलों के लिए नहीं करता, मतलब पैसा लेके नहीं करता। उनका कर्नाटक का सर्वे 0.01% के एरर्स के साथ सही हुआ था। उनका एक सर्वे आया था 10 दिन पहले। उस सर्वे में उन्होंने कट टू कट कंपटीशन बताया इंडिया और एनडीए में। उसमें इंडिया गठबंधन को एज, खासकर पटने वाले रीजन में काफी एज दिखा दिया था। ये सर्वे था जो हम लगातार फीडबैक आपको आ रहा है, पीके बीजेपी को काट रहा है, बीजेपी में भयानक झगड़े हैं। राम अभी कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड के। उन्हें ये पता नहीं चिराग किसकी सीट खा जाएगा। चिराग 22 सीटों पे अड़ा हुआ है, कई झगड़े हैं। उसका परिणति क्या निकलती है? अब लोग कहने के लिए तो कल कोई लोग पीके की भी सरकार बना देंगे, 4 ब्राह्मण इकट्ठा होकर पीके की सरकार बना भी देंगे, तो आप और हम थोड़ी रोक सकते हैं। बनाना ही तो है। जब हमें आनंद और अशोक की पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हम ला सकते हैं, और लॉजिकल डिस्कशन करके, कि सुनने वाले भी सर हिलाएंगे, क्या भाई सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रही है।
अशोक भाई बस चलते-चलते एक, क्योंकि वो एक आवश्यक चीज़ थी, मैंने कहा था अंत में। आज एक खराब खबर ये है कि डॉक्टर जीजी पारेख जो 101 वर्ष के थे, बम्बई में एक बड़ा लंबा उनका था, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ कि वो जनरेशन खत्म हो रही है, आखिरी सिपाही उस जनरेशन का। जीवन भर कोई इलेक्शन नहीं लड़े। वो जो अगस्त क्रांति मैदान में हर साल 9 अगस्त को इस 100 साल की उम्र के बाद भी लेके जाते जी, जी, हैं। उनका निधन हो गया है और अभी खबर आई उनका निधन हो गया है। तो एक बड़ी क्षति है, जस्ट उनको सिर्फ याद करने के लिए एक सिपाही देश भवन। देश ने एक अंतिम अंतिम सैनिक खोया है आजादी का, यदि मैं कहूँ तो। मैं उनको नहीं मानता कि जो अपने 70 साल की उम्र में 20 साल जेल जाते हैं, 20 साल विदेश घूमते हैं, 20 साल भीख मांगते हैं, 20 साल चाय बेचते हैं, टोटल करो तो 250 साल होते हैं। मैं उन जी, लोगों को नहीं मानता कि जो बांग्लादेश के युद्ध में भी गए। बांग्लादेश का संघर्ष भारत में क्या हुआ था मुझे पता नहीं। बांग्लादेश को युद्धों को लेकर कभी जेल में कोई गया, कम से कम मेरे पढ़ने में तो नहीं है, थोड़ा कमजोर हूँ। शायद कुछ किताबें पढ़ने से रह गई होगी, वो पढ़ लूंगा, मोदी जी को पूछ के पढ़ लूंगा कौन सी किताब में है। लेकिन बाकी जो वाकई आजादी के लिए लड़े हैं, वो आज भी क्रांति मैदान में, पिछली बार भी क्रांति मैदान में बड़ा मतलब लोगों ने बहुत सराहा था कि इस उम्र में व्हील चेयर पे भी आदमी जाता है, लेकिन जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन समर्पित किया। लेकिन वो अ, एक देश की धरोहर थे, वो चले गए। आज उनकी आत्मा के लिए हम सब प्रार्थना करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, लेकिन लेकिन जिस भारत के लिए वो लड़े थे और वर्तमान में जो भारत वो देख रहे हैं, यकीनन वो बहुत सारा बोझ सर पे लेके गए होंगे। क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई थी? क्या हमारे ही बच्चों पे हमारे ही लोग गोली चलाए? क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई थी कि आज़ादी के बाद किसान आत्महत्या करें? क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई थी कि 75 साल बाद भी हम बाढ़ नियंत्रण नहीं कर सकते? क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई थी कि करप्शन का अमाउंट जो पहले 10 करोड़ और 5 करोड़ होता था, अब 1000 करोड़ पे हो गया? क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई थी कि व्यभिचार और लड़कियों की इज्जत लूटने वाले लोग मंत्री बनते हैं? क्या हमने आज़ादी इसलिए पाई? कई चीज़ों पे सवाल उठा के चले गए होंगे, जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे, सिवाय नीचे मुंडी करके एक जी, ग्लानि फ़ील ही कर सकते थे। आज उस महान पारिक साहब को एक बार फिर से सैल्यूट, उन्होंने ज़िंदगी दी, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख पाए, हम सीख पाए, आम आदमी सीख पाए, यही हमारे लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपकी नॉलेज नहीं, मैंने भी बहुत पढ़ा है। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत में एक भी आदमी, मुझे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं जेल गया था, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान में बहुत से लोग जेल गए थे। पाकिस्तान में बहुत से, हाँ, तो हो सकता है इनको वहाँ पे जेल गया। पाकिस्तान में लोग जल गए थे, बांग्लादेश में लोग जेल शेख गए थे। मुजीब जेल गए थे, शेख मुजीब हाँ, जेल में रखा था। तो हाँ, हो हाँ। सकता है कि मोदी जी पाकिस्तान की किसी जेल में रहे हों। भारत की जेल में मोदी जी किसी जेल में थे, ये मेरी जानकारी नहीं है, ना किसी ने कहा है कि ये किसी जेल में थे। खैर, अ, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई। धन्यवाद, थैंक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।